तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। अभी ग्राफिकल एनालिसिस कैसे करेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपको बेसिक बेसिक ग्राफ्स आने चाहिए, है ना, मतलब कुल मिला के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे पास मेनली अगर हम टू कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो एक वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस होता है। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है वाई जो है वो हमें फंक्शन ऑफ एक्स गिवन होना चाहिए। अब ये फंक्शन कैसा भी हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है ना, ऐसे कई प्रकार के ये फंक्शन हो सकते हैं। तो उनका बेसिक बेसिक ग्राफ पहले आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, फिर तो हम एनालिसिस करेंगे ही कि उस मोशन का एनालिसिस क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक y है और एक x है। तो जो x की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। हालांकि ये सब मैं पहले बेसिक में से बता चुका हूँ, जस्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो x को माना जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x के हिसाब से आपका जो y चेंज करेगा, तो y कैसा वेरिएबल हो जाएगा बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। अब क्या है, अलग अलग फॉर्म के डिपेंडेंट वेरिएबल, तो अलग अलग इनकी जो पावर्स होती हैं x और y की, वो अलग अलग टाइप के ग्राफ प्रोड्यूस करते हैं ना। जैसे फर्स्ट केस में अगर हम बात करें, केस नंबर 1, अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है, y का फंक्शन ऐसा है, देखो जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू 3x + 5, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो x की मैक्सिमम पावर 1 है और y की मैक्सिमम पावर है। मतलब केस नंबर 1 जो है, ये तो एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला, बट केस नंबर 1 क्या है कि मैक्सिमम पावर ऑफ बोथ x एंड y इज 1। अगर दोनों की मैक्सिमम पावर 1 है, देखो यहाँ भी मैक्सिमम पावर 1, यहाँ भी मैक्सिमम पावर, इस टाइप का रिलेशन है y और x में, इस तरीके का फंक्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो फंक्शन कहलाएगा, अगर दोनों की मैक्सिमम पावर 1 है, तो हम इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं लीनियर फंक्शन। या फिर इसी को, ये जो दोनों की मैक्सिमम पावर जब 1 होती है, तो ये आपको स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करता है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि आप देखकर ये बता सकते हो कि कब स्ट्रेट लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि स्ट्रेट लाइन कब कब बन सकती है भाई। तो आपकी स्ट्रेट लाइन तब तब बन सकती है जब बच्चों आपका x और y का मैक्सिमम पावर 1 हो। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, y की भी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए और x की मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। तो उस समय जो इक्वेशन बनेगी उसमें उसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, या जो ग्राफ आपका बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, है ना। तो पहला बेसिक ग्राफ ये होता है स्ट्रेट लाइन का। अच्छा, इसमें ध्यान से देखो तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है लीनियर फंक्शन की, जनरल इक्वेशन, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जनरल इक्वेशन कि भाई लीनियर फंक्शन की y की मैक्सिमम पावर 1 इज इक्वल्स टू mx प्लस c, और इसमें आप जानते हो टर्म्स क्या क्या है। देखो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x तो इंडिपेंडेंट है, वो तो मैंने जनरलाइज पहले ही कर दिया था। यहाँ पे m जो है बच्चों ये स्लोप होता है ना, और बेसिक मैथ्स में हम ग्राफ के स्लोप के बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है बट हमेशा कांस्टेंट होता है ना, ये भी मैं आपको बेसिक मैथ्स में बता चुका हूँ। और जो c है वो इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है बच्चों, इंटरसेप्ट का मतलब है कि y की वो वैल्यू जब x इज इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 पर y की जो वैल्यू होती है वो c होती है, इंटरसेप्ट होता है वो, है ना। यानी कि y एक्सिस को कहाँ कट करेगी वो स्ट्रेट लाइन, वो y का इंटरसेप्ट है, मतलब वो c की वैल्यू होगी। सिंपली एज दैट सिंपल, आप ऐसे याद रखो कि y एक्सिस को जहां स्ट्रेट लाइन कट करने वाली है, क्योंकि y एक्सिस पे ही x 0 होगा, तो वो जहां कट करेगी वही आपके लिए इंटरसेप्ट है। अगर ओरिजिन से पास कर जाएगी तो इंटरसेप्ट आपका 0 हो जाएगा। फिर आपको याद हो तो मैंने बेसिक मैथ्स में आपको बहुत सारी लाइंस बना के बताई थी। यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, सबकी एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि अपन सारी चीजें याद रहें, कुछ भूले ना। तो यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशंस हो सकती हैं। ये आपका y एक्सिस है भाई, ये आपका x एक्सिस है भाई। इसमें कितनी ग्राफ्स पॉसिबल है तो आपको याद होगा, एक ग्राफ तो ये पॉसिबल है स्ट्रेट लाइन का, तो ओरिजिन से पास करे तो इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू mx प्लस c। लेकिन ओरिजिन से पास कर रहा है तो y को 0 पे कट कर रहा है तो c 0 हो गया, और m क्योंकि स्लोप इसका पॉजिटिव एक्यूट एंगल बना रहा है ना बच्चों, स्लोप लोप सब आता है आपको, ये मैं मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पर m जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आपका दूसरा ये हो सकता है स्ट्रेट लाइन कि ये प्लस c को कट करते हुए जाए, तो इसके लिए आप इक्वेशन लिखोगे, इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है तो y इक्वल्स टू प्लस mx,
और प्लस सी क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो प्लस सी वैल्यू है। या फिर ऐसी स्ट्रेट लाइन हो तो देखो ये नेगेटिव सी को इसका जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव सी है क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसके लिए आप लिखोगे स्लोप तो अभी भी पॉजिटिव है तो प्लस एम एक्स माइनस सी, है ना। फिर वैसे ही आप यहाँ पे भी लिख सकते हो बच्चों इस तरीके का, अगर आपका स्ट्रेट लाइन है देखो तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है बट इसका स्लोप नेगेटिव है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी माइनस एम एक्स, सी नहीं आएगा। तो इस टाइप का जब ग्राफ आएगा तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। फिर अगर इस टाइप का ग्राफ आएगा तो इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो माइनस एम एक्स क्योंकि स्लोप नेगेटिव है और पॉजिटिव को कर रहा है तो प्लस सी, है ना। फिर ये जो है ये ऐसे, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स और माइनस एम एक्स माइनस सी, है ना बच्चों। स्लोप भी नेगेटिव है और नेगेटिव इंटरसेप्ट को भी कट कर रहा है। अब देखो ये जो है ना आपको समझ में आ गया कि मुझे किसी इक्वेशन के लिए कैसी ग्राफ बनाना चाहिए। तो अब आपको जैसे मान लो कि अभी आपने कोई काइनेमेटिक्स वगैरह नहीं सीखा है, लेकिन मान लो कि आपने अभी कोई क्वेश्चन पढ़ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन तो अभी भी आप जेई के कर सकते हो अगर ग्राफ सिर्फ सीख जाते हो। उसके लिए आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ने की। अगर आपको फॉर्मूला पता है, फंक्शन पता है तो आप ग्राफ बना सकते हो। जैसे आपसे बोला जाए कि स्प्रिंग फोर्स, अभी हमने कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं पढ़ा है तो आपको आगे चलकर जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया जाएगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया जाएगा तो वहां पे स्प्रिंग फोर्स आएगा। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आप देखेंगे कि भाई इट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां पे के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और ये स्प्रिंग होती है इस तरीके से। तो आप इस स्प्रिंग को इलोंगेट करोगे अगर एक्स से तो इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगता है के एक्स, ये खैर बाद में देखेंगे। तो आपने इलोंगेशन राइट की तरफ किया और के एक्स जो है वो पीछे की तरफ लगा, इसलिए माइनस साइन है क्योंकि एक्स पॉजिटिव है बट फोर्स पीछे की तरफ है नेगेटिव, इसलिए माइनस के एक्स लगता है। और आपको नहीं पता, आपको बस ये रिलेशन पता है कि स्प्रिंग फोर्स का, मुझे ये रिलेशन पता है कि स्प्रिंग फोर्स जो लगता है वो माइनस के एक्स होता है। तो और आपसे बोला गया कि भाई बताओ स्प्रिंग फोर्स और एक्स के बीच में, इलोंगेशन के बीच में या कॉन्ट्रैक्शन के बीच में आपको बताना है कि ग्राफ क्या है। मतलब आपको एफ वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना है, ये एफ और ये वर्सेस एक्स। तो देखो आपको अगर ये आता है, बेसिक ग्राफ आता है तो आप इसका ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको देखो दिखाई दे रहा है कि इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है और इंटरसेप्ट 0 है, मतलब दिस ग्राफ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये इसका ग्राफ हो गया सिंपल। ये अब किताबों में ये ग्राफ बना हुआ होता है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, तुरंत समझ जाएंगे आप। और नहीं है तो फिर आप ढूंढते रहिए, समझते रहिए, आसानी से समझ में आने वाली नहीं है चीजें, है ना। जैसे और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आगे चलकर आप पढ़ने वाले हैं जैसे मोमेंटम। जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हुए तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, फॉर्मूला पता है आपको। और आपको बोला गया कि मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ। तो ये तो बच्चों y इज इक्वल्स टू mx टाइप दिख रहा है ना, m कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी की x की जगह यहाँ वेलोसिटी आ गया और y की जगह यहाँ मोमेंटम आ गया है। और क्या हुआ है, तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसी इक्वेशन जो होता है वो इस टाइप का ग्राफ होता है जो ओरिजिन से पास होता है और एक्यूट एंगल, क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है। तो आप सिंपल वहां पे जाके ऐसे ग्राफ बना देंगे सिंपली। मास कांस्टेंट है और फिर आपको बोला जाए कि यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो तो इसका स्लोप निकाल दो तो स्प्रिंग कांस्टेंट मिल जाएगा, इसका स्लोप निकाल दो तो मास की वैल्यू मिल जाएगी। आसानी से पूरी ग्राफिकल एनालिसिस कर सकते हो। तो ये बेसिक ग्राफ आपको आना चाहिए। बेसिक ग्राफ आते हैं तो आप अच्छे तरीके से बाद में एनालिसिस कर पाएंगे। और स्लोप का कंसेप्ट भूलना नहीं है। स्लोप का कंसेप्ट में पहले ही वो सारे स्लोप्स के बारे में चर्चा कर चुका हूं, है ना बच्चों, तो उसको याद रखिएगा बिल्कुल, है ना। लास्ट में अगर चाहेंगे हम क्वेश्चन करने से पहले, एनालिसिस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसा ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन होता है वो हमेशा कब होता है बच्चों कि x की एंड y की मैक्सिमम पावर जो होनी चाहिए वो दोनों ही 1 होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है तो वो हमेशा ही आपको स्ट्रेट लाइन देगा। जैसे इस केस में x और फोर्स की मैक्सिमम पावर 1 थी, वेलोसिटी और मोमेंटम की भी मैक्सिमम पावर 1 थी, इसलिए इनके ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आए। बाकी कौन सी स्ट्रेट लाइन का कौन सी इक्वेशन है वो मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसको याद रखिएगा। तो बच्चों अब ये तो हमने स्ट्रेट लाइन की बात कर ली है ना। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सेकंड इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो हमारे बहुत काम आने वाला है और बहुत जगह यूज होगा वो है पैराबोला, है ना। अभी आगे चलकर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है और प्रोजेक्टाइल मोशन इज इनकम्प्लीट विदाउट द नॉलेज ऑफ पैराबोला, क्योंकि आप देखोगे वहां पे पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो पैराबोलिक पाथ पे चलता है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब मोशन इन 2 डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पैराबोला में क्या होता है कि आपका y x का फंक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पावर्स चेंज होंगी। जैसे y की मैक्सिमम पावर 1 हो
तो x की मैक्सिमम पावर 2 हो, या x की मैक्सिमम पावर 2 हो तो y की मैक्सिमम पावर 1 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ पैराबोला कब कब बन सकता है, जब मैक्सिमम पावर ऑफ y is 1 and x is 2, यानी मैक्सिमम पावर y की 1 हो या और x की क्या हो 2 हो, ये और या ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि मैक्सिमम पावर ऑफ y is 2 and मैक्सिमम पावर ऑफ x is 1। मतलब x और y में किसी एक की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए तो दूसरी की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, दोनों की 2 2 नहीं होनी चाहिए, दोनों की 1 1 नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों की 1 1 है तो स्ट्रेट लाइन है, वो तो हमने देख लिया। अगर एक की मैक्सिमम पावर 1 है, दूसरे की 2 है, या दूसरे की पहले की 2 है दूसरे की 1 है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा बच्चों पैराबोला बनेगा। अब इसमें कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो वो 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो मैं चारों प्रकार का ग्राफ आपको बना के बताता हूं, ठीक है। तो जैसे आपके पास ये है बच्चों फर्स्ट, इसमें केस नंबर फर्स्ट कि आपका इक्वेशन अगर इस टाइप का है, y इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर, k सम कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो सकता है कुछ भी, है ना। तो इस टाइप से हम देख लेते हैं भाई। तो अगर आपका ऐसा है बच्चों कि y इज इक्वल्स टू कितना बच्चों kx स्क्वायर, है ना, या फिर ऐसे ले लो इसको, पहले y स्क्वायर ले लेते हैं हम यहाँ पे, है ना, x स्क्वायर वाला भी बना लेंगे, पहले ये बना लेते हैं। तो जैसे आपको बोला जाए कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू kx, तो जैसे ही आप ये इक्वेशन देखते हो तो आपके मन में किसका ख्याल आना चाहिए, पैराबोला का, क्योंकि यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर 2 है और x की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है। तो जैसे ही y की मैक्सिमम पावर 2, x की मैक्सिमम पावर 1, तो आपको किसका ख्याल आना चाहिए बच्चों, पैराबोला। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, अगर ये पैराबोलिक ग्राफ होगा तो ये बच्चों आपका y है और ये बच्चों आपका x है। तो हम इसका कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों कि इसको इस तरीके से बनाना है। देखो y स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू कुछ भी होगी, नेगेटिव हो x की वैल्यू, या फिर यहाँ पर बच्चों क्या हो, मतलब आप ऐसा सोचो y की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, x उसका स्क्वायर हो रहा है तो x हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये जो पैराबोलिक कर्व होते हैं ये सिमेट्रिक कर्व होते हैं, तो देखो ये इस टाइप का होगा। देखो y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव है, x हमेशा पॉजिटिव है, तो y की नेगेटिव वैल्यू पे भी x पॉजिटिव है और y की पॉजिटिव वैल्यू पे भी x पॉजिटिव है। तो ये जो ग्राफ है ये पैराबोला ग्राफ है, किस इक्वेशन का, y स्क्वायर इज इक्वल टू kx। अगर इस टाइप की इक्वेशन दे तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना बच्चों। तो ये बात है आपको ध्यान रखना है इस तरीके से, ठीक। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि सेकंड केस में आपका मान लीजिए कि x स्क्वायर इज इक्वल टू ky है, यानी कि अब यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 1 हो गया, 2 हो गया और y का मैक्सिमम पावर जो है वो 1 हो जाए, तो फिर कैसा ग्राफ बनेगा, तो वो भी देखिए आप यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखो तो y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है क्योंकि उसका x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये जो है सिमेट्रिक। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे पहचानेंगे कि पैराबोला किसके सिमेट्रिक है। तो बच्चों याद रखना, जिसकी पावर 1 होती है, मैं आपको ये टेक्निक बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा, जिसकी भी पावर 1 होती है उसके अबाउट वो पैराबोलिक कर्व क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। जैसे यहाँ पे किसकी मैक्सिमम पावर 1 थी, x की, तो x एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है। यहाँ पे किसकी मैक्सिमम पावर 1 है, y की, तो ये जो पैराबोला है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा भाई, y एक्सिस के, ओरिजिन से पास करता हुआ ये आपका y और ये आपका x। आई होप आपको क्लियर है। मतलब पैराबोला कर्व पहली बात तो सिमेट्रिक कर्व होते हैं, ऊपर से वो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे ये कैसे पता करेंगे, तो पैराबोला की इक्वेशन देखिए आप, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है उसके अबाउट इसको सिमेट्रिक बना दीजिए। अच्छा, यहाँ पर y के अबाउट जैसे ये पैराबोला बना है तो इसको याद रखेंगे, ये जो पैराबोला है ये स्माइलिंग फेस का पैराबोला है। आपने देखा होगा कि भाई कोई भी चीज इस तरीके से स्माइलिंग फेस होता है तो स्माइलिंग फेस का कर्व ऐसा होता है, तो ये जब इक्वेशन आएगी तो आपका स्माइलिंग फेस वाला पैराबोला बनेगा, ऐसे याद रखना ताकि आगे चलकर ये हमारे काम आए। तो स्माइलिंग फेस का पैराबोला हो गया ये, है ना। फिर आप इस आगे जाएंगे तो आप बोल सकते हो स्माइलिंग फेस, ऐसे आप याद रखेंगे तो कई बार आसान होता है चीजों को समझना, है ना, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। उसके बाद फिर आप देखो थर्ड इक्वेशन में, थर्ड तरीके की इक्वेशन क्या हो सकती है भाई,
अभी यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं आया। अब यहीं पर वाई स्क्वायर हो बट ये नेगेटिव माइनस के एक्स हो, तो अब y की मैक्सिमम पावर बच्चों आपकी 2 है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स, और x की मैक्सिमम पावर 1 है। अच्छा x मैक्सिमम पावर 1 है बट उसके साथ एक साइन है बच्चों, कौन सा साइन है? नेगेटिव, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब माइनस एक्स एक्सिस के अबाउट, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है उसी के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है ना। तो यहाँ पे x नेगेटिव एक्स एक्सिस की पावर 1 है, तो इसके नेगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा पैराबोला, मतलब ये पैराबोला बने। फिर चौथे प्रकार का जो पैराबोला है, चौथी प्रकार की जो इक्वेशन है वो आप समझ गए होंगे कौन सी इक्वेशन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ अब यहाँ पे माइनस के वाई लग जाएगा, यानी अब माइनस वाई एक्सिस के अबाउट, अगर आपका y जो है वो माइनस है तो माइनस वाई के अबाउट अब आपका क्या बनेगा बच्चों? पैराबोला बनेगा। तो ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, इस तरीके का नेगेटिव y के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा ऐसा। तो देखो बच्चों ये जो पैराबोला बन रहा है जब माइनस वाई है तो ये कैसा फेस है? क्राइंग फेस। तो इसको बोलते हैं क्राइंग फेस पैराबोला, है ना। मतलब ऐसा बोला नहीं जाता है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, मतलब ऐसे याद रखना आसान होता है ना। तो अगर आपका y का पॉजिटिव साइन हो, y एक्सिस का, तो आपका स्माइलिंग फेस पैराबोला होता है। यही दो ज्यादा यूज होते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, स्माइलिंग फेस पैराबोला है, और अगर आपका नेगेटिव y है तो क्राइंग फेस पैराबोला है। तो कम से कम आप साइन देखकर बता सकते हैं कि क्राइंग फेस पैराबोला बनना है कि स्माइलिंग फेस पैराबोला बनना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस चीज को हम कैसे एनालाइज करेंगे, जैसे मान लो अभी आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, आगे चल के हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो आपने अभी मान लीजिए कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ी बच्चों, है ना। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ी लेकिन आपको अभी सवाल पूछ लिया जाए इस तरीके से कि भाई बच्चों बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन है वो आगे चलकर कुछ इस तरीके से आए, अगर के एक्स स्क्वायर यू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा ऐसा, तो ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। बाद में समझेंगे क्या है, लेकिन अभी तो आप सोचो कि पोटेंशियल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये के एक्स स्क्वायर है। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी यू के एक्स स्क्वायर है तो आपसे बोला गया कि यू वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओ। तो वाई एक्सिस में किसको रखा गया बच्चों? यू को, और एक्स एक्सिस में किसको रखा गया है बच्चों? एक्स एक्सिस में किसको रखा गया है? एक्स को। अब आपसे बोला जा रहा है बताओ, अब देखो जो वाई एक्सिस में अगर वाई की 1 है तो इसका मतलब वाई के अबाउट सिमेट्रिक बनना है। अब स्माइलिंग फेस पैराबोला है, क्राइंग फेस, तो देखो वाई यू की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ माइनस साइन नहीं आया कहीं भी, इसका मतलब स्माइलिंग फेस पैराबोला है। तो आप स्माइलिंग फेस पैराबोला बना दो। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ये आपका इस तरीके से इसका, भाई अब 4 ग्राफ अगर आपको ऐसे दिए हो तो ये वाला ग्राफ टिक करके आना है। तो सिंपली आपको ये ग्राफ समझ में आने चाहिए। तो ये बेसिक ग्राफ है। ये कौन सा बेसिक ग्राफ हमने कवर कर लिया? पैराबोला। पैराबोला में क्या होता है, y की मैक्सिमम पावर 1 है तो x की 2 होनी चाहिए, और अगर x y की 2 है तो x की 1 होनी चाहिए। और कौन सा ग्राफ, कौन सी इक्वेशन कैसे ग्राफ बनाती है ये मैंने आपको समझा दिया। अगर y की मैक्सिमम पावर 1 है और वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो कैसा पैराबोला बनाएगा? स्माइलिंग फेस पैराबोला। और अगर वो बच्चों माइनस है और y की मैक्सिमम पावर 1 है तो वो कैसा पैराबोला बनाएगा? क्राइंग फेस पैराबोला, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। तो देखो बच्चों, और हम इक्वेशंस की बात करें तो पैराबोलिक और इक्वेशंस होती हैं, उनके ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए ना। जैसे अभी हमने 4 इक्वेशन की बात करी, पांचवा इक्वेशन जो है वो कुछ आपका इस तरीके का हो सकता है, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो ये भी, इसमें क्या हो रहा है कि x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, x की पावर 1 वाला भी फंक्शन है यहाँ पर, ये सम कांस्टेंट है c, ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा होगा ऐसा। और ये y जो है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है और x की मैक्सिमम पावर 2 है, ये बात समझो आप जरा, है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर से मतलब है, यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना कि सर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, मान लो और स्ट्रेट लाइन बना दो, तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। ऐसे नहीं करना है, मैक्सिमम पावर को देखना है। देखो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मतलब ये पैराबोला बनना है। लेकिन ये इक्वेशन में एक लीनियर फंक्शन भी आ गया है एक्स वाला, तो फिर इसका ग्राफ किस टाइप का होगा? तो बेसिकली आपको ये तो पता ही है कि जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है तो आपका पैराबोला उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, ये तो हमें पता है। तो क्योंकि यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है,
देखो बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना है, तो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो वाई भी पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ये पैराबोला सिमेट्रिक बनना चाहिए ऐसे। अगर ये नहीं होता, एक्स वाला टर्म नहीं होता, अगर ये सिंपली ए एक्स स्क्वायर होता, बट यहाँ एक्स वाला टर्म है, तो इससे होगा क्या कि ये पैराबोला थोड़ा शिफ्ट कर जाता है, तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब एग्जैक्ट ओरिजिन से वो सिमेट्रिक नहीं होगा, होगा तो ये अलोंग पैरेलल टू वाई एक्सिस ही सिमेट्रिक, बट ये खिसक जाएगा। अब ये दो जगहों पर एक्स को कट करेगा, एक जगह है अल्फा और दूसरी जगह है बच्चों बीटा, यानी जो अल्फा और बीटा है इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो जो एक्स की वैल्यू अल्फा है और जो एक्स बीटा है, दो जगहों पे ये पैराबोला कट कर रहा है, ये इन दोनों ही पॉइंट पर y जो है बच्चों वो जीरो है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं उन पर y जीरो होता है, तो अगर आप y इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो आप x क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक अल्फा एंड दूसरा बीटा, तो इस तरीके से अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। तो अभी टेंशन मत लो, मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, उसमें आपको ये चीजें निकाल के बताऊंगा, बिल्कुल भी घबराने का नहीं। अभी तो आप ये सोचो कि अगर आपको इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो आपका स्माइलिंग फेस पैराबोला बनना है, बट अब ये बिल्कुल ओरिजिन से सिमेट्रिक नहीं होगा, थोड़ा सा खिसक जाएगा। अच्छा कहीं भी खिसक सकता है, इधर भी, वो तो डिपेंड करता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है ना, बट वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करता हुआ जाएगा, जिन दो पॉइंट्स पे कट करेगा एक का नाम अल्फा होगा, एक का नाम बीटा होगा, और इन अल्फा बीटा को निकालने का तरीका ये है कि उन दोनों पे y की वैल्यू जीरो होगी, तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू जीरो पुट करो, x की वैल्यू अल्फा और बीटा मिल जाएगी आपको, है ना, ये बात याद रखो। अभी ये कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल भी उसकी टेंशन मत लो। इसके बाद यहाँ पर सिक्स्थ इक्वेशन आपको ये हो सकता है कि y इज इक्वल टू क्या दे दे बच्चों, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे भी कुछ भी इक्वेशन हो सकता है। अब देखो आपको जब भी पैराबोला की इक्वेशन देखनी है ना, तो x का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव रखना चाहिए आपको, तो अगर आप यहाँ से नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, है ना। पैराबोला की इक्वेशन देखते समय आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना चाहिए, है ना, ये बात हमेशा याद रखिए। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन दिख रही है मतलब ये इक्वेशन है, और अगर ये इक्वेशन है तो भाई अब कैसा पैराबोला होगा, नेचर कैसा होगा, स्माइलिंग फेस की क्राइंग फेस। तो देखो y की मैक्सिमम पावर 1 है, तो यहाँ पे y, यहाँ पर x, और y जो है वो माइनस के साथ है, मतलब क्राइंग फेस, यहाँ पे y प्लस के साथ था तो स्माइलिंग फेस, लेकिन क्राइंग फेस अब ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 वाला फंक्शन भी है, कोफिशिएंट है, पहले नहीं था वो, तो पहले वो ओरिजिन से पास हो जाता था, अब ये है, तो अब ये पैराबोला ऐसे सिमेट्रिक तो पास होगा नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही, बट ये एक्स को अब दो पॉइंट पे कट करेगा, एक अल्फा और एक बीटा, और फिर से वही बात, अल्फा बीटा निकालने का तरीका क्या है कि वाई को जीरो पुट करो, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से वाई जीरो है, तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक अल्फा लिख लो और एक बीटा लिख लो सिंपली। तो ये भी पैराबोला इक्वेशन आ सकती है, और मैं अभी बताता हूं कि वो इक्वेशन कैसे बनती है। अभी ये इक्वेशन आप पढ़ चुके हो अपने इसमें क्या बोलते हैं कोर्स में, मोशन में, मैं उन्हीं का एग्जांपल लेके बताता हूं कि कैसे ग्राफ ड्रॉ होते हैं, पहले आप ये सोच लो, समझ लो, अच्छे से देख लो। तो देखिए बच्चों, ये बेसिक पैराबोला इक्वेशंस की ग्राफ है, मैंने सारी इक्वेशंस बता दी, हालांकि ये मैथ्स में आपको पढ़ाई जाएंगी, नो डाउट अबाउट इट, मैथ्स वाले बच्चों को, बायो वाले बच्चों को नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, वो इसलिए यहीं पे सीख लें अच्छे से, है ना। बाकी मैथ्स में आपको बहुत अलग तरीके से बताया जाएगा, लेकिन मैं फिजिक्स में जो आसान तरीके से हो सकता है उस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो देखो जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम, तो उससे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है और उसका एक्सेलरेशन a है, और t टाइम में आपको उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप डिस्प्लेसमेंट की कौन सी इक्वेशन लगा दोगे भैया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आप खुद सोचो कि इसमें अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताओ भाई ड्रॉ करो, इस इक्वेशन में ड्रॉ करें s वर्सेस t ग्राफ। अब s वर्सेस t ग्राफ पूछ लिया उसने, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो इस इक्वेशन के लिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है तो अब आप कैसे बनाओगे भाई, तो उसको बनाने का तरीका क्या है, देखो आपको समझ में आ रहा है कि y एक्सिस में क्या लेना चाहिए, यहाँ पे देखें आप, तो ये y एक्सिस के में क्या लेना चाहिए s, और x एक्सिस में टाइम, क्योंकि s वर्सेस t ग्राफ है। अब पहले तो आप नेचर पता करो कि ये जो s वर्सेस t ग्राफ है इसका नेचर कैसा होगा, क्राइंग फेस की स्माइलिंग फेस। तो देखो बच्चों y की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पहले तो ये देख लिए करो कि जो x की जगह है t, उसका कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नहीं तो पहले पॉजिटिव करो, तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है,
अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन अब ऑलरेडी ये पॉजिटिव है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखो t की मैक्सिमम पावर जो x की जगह है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, हालांकि यहाँ पे एक लीनियर कोफिशिएंट भी है, और s की मैक्सिमम पावर 1 है। तो सबसे पहले नेचर पता करने के लिए कि क्राइंग फेस है कि स्माइलिंग फेस है, उसको देखने के लिए आप लीनियर टर्म को छुपा लो बच्चों। आप ऐसा सोचो कि ये लीनियर टर्म है ही नहीं, इसको भूल जाओ, ये लीनियर टर्म को भूल जाओ। इस लीनियर टर्म को जैसे ही छुपाया आपने तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टी स्क्वायर के साथ जो है वो कांस्टेंट है हाफ ए, वो तो पॉजिटिव है बच्चों। तो टी स्क्वायर, टी की मैक्सिमम पावर 2 और एस की मैक्सिमम पावर 1, तो एक्स के अलोंग क्या होगा, ये पॉजिटिव साइन है बीच में, इसका मतलब एस और टी में जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनना है और स्माइलिंग फेस बनेगा, क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है बच्चों, पॉजिटिव। तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो भी ग्राफ बनना है वो उसका नेचर ऐसा होगा, स्माइलिंग फेस पैराबोला। लेकिन ये हमारा ग्राफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक लीनियर टर्म है। ये ग्राफ होता अगर ये लीनियर टर्म नहीं होता, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 होती, बट है, तो फिर इसका भी अब इसमें कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन नेचर तो हमें पता चल गया कि नेचर स्माइलिंग फेस है, बट ये हमारा ग्राफ नहीं है फाइनल। जो फाइनल ग्राफ है उसको बनाएंगे, पहले हमने नेचर बना दिया, अब ये देखेंगे कि हमें पता है कि स्माइलिंग फेस पैराबोला अगर लीनियर फंक्शन आ जाता है x की पावर 1 वाला, तो वो x को दो जगहों पे कट करता है, अल्फा बीटा। अब ये अल्फा बीटा निकालना हमारा काम है। उसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि y को 0 पुट कर दो, y की जगह यहाँ s है तो आप डिस्प्लेसमेंट को 0 पुट करो तो टाइम की दो वैल्यू आएंगी। तो हमने यहाँ पे कर लिया भाई, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है s उसको x उसको 0 कर दिया, तो ये हम लिखेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों t कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस हाफ at इज इक्वल टू 0। तो टाइम की एक वैल्यू आई 0, मतलब अल्फा आ गया आपका बच्चों 0, है ना। और टाइम की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, जब इसको आप 0 करोगे तो इसको 0 करोगे तो u वहां जाएगा तो माइनस u हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2u बाई a नीचे आ जाएगा, तो a आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा ना माइनस 2u बाई g, माइनस 2u बाई g। देखो तो टाइम की दो वैल्यू आई, अल्फा बीटा आ गया हमारा। तो जो हमारा फाइनल ग्राफ है बच्चों, फाइनल ग्राफ, नेचर तो हमें पहले ही पता कर लिया लीनियर फंक्शन को छुपाकर कि क्या होना है ना। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं है, फिर तो आप खटाखट खटाखट करेंगे इस ग्राफ्स को, है ना। जो ये सबसे टफ सेक्शन माना जाता है ग्राफ पूरी काइनेमेटिक्स में, जो बच्चों से सवाल बनते नहीं है, क्वेश्चन बनते नहीं है इसके, अगर आप बिल्कुल सीक्वेंस में चलोगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ग्राफ बहुत आसान लगने लगेंगे और कई सारे चैप्टर में इनका यूज होगा। तो नेचर कैसा है बच्चों, स्माइलिंग फेस पैराबोला, लेकिन ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक t इक्वल्स टू 0 वाले पॉइंट पर और एक t इक्वल्स टू माइनस वाले पॉइंट पर। देखो बच्चों माइनस वाले पॉइंट पे माइनस 2u बाई g पर, यानी कि ये जो पैराबोला है वो स्माइलिंग फेस तो होगा बट इन दोनों पॉइंट से कट करता हुआ जाएगा। देखो ऐसा ऐसा ये ग्राफ है इस फंक्शन का। तो अगर आपको ये बोला जाए तो ये बहुत टफ सवाल है, बच्चों से बनता नहीं है बनाते। आप पूरी वैल्यू के साथ बता रहे हो कि कहां पे क्या है, कहां पे क्या है और कैसा शेप होगा, नेचर कैसा होगा और कहां से पास होगा पैराबोला, इस तरीके से बनता है इस इक्वेशन का पैराबोला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों कि ये वाला ग्राफ हमने कैसे ड्रॉ किया है। देखिए बच्चों, आप ये समझ गए कि इस टाइप के फंक्शन का ये ग्राफ है, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपको ऑप्शन में आएगा ना तो ये ग्राफ इस नेचर का आपको दिखाई नहीं देगा ऑप्शन में। क्यों नहीं दिखाई देगा, मैं उसका कारण बताता हूँ। जो आपको ऑप्शन में इसका ग्राफ मिलेगा बच्चों वो इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये सही कर लेना है ना, मैंने पहले प्लस लिख दिया था, वो दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस सी होगा, है ना। इस बात का थोड़ा सा ध्यान दे देना, वहां पे मैंने गलती से प्लस लिख दिया था, ठीक है। फिर इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना, ये आपको पता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ये ऑप्शन में नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया। क्योंकि क्या होता है एक्चुअली में कि आप यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ इतना है ना, ये एक्चुअली में ऐसे डॉटेड लाइन में बनाया जाता है, और नहीं बनाया जाएगा तो वो भी कोई गड़बड़ नहीं है, गलत नहीं है। और ये ग्राफ फिर यहाँ पे ऐसे, तो ये बनाया जाता है, ये आपका एस वर्सेस टी ग्राफ है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव टाइम हम मानते नहीं है कि कोई चीज है, इसलिए प्रैक्टिकली ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं, इसलिए इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो नेगेटिव टाइम वाला जो ग्राफ है उसको ड्रॉ नहीं किया जाता है, इसलिए जब आपको ऑप्शन आएगा तो ये इस टाइप का ग्राफ देगा आपको, इधर ये वाला पोर्शन देगा जो पॉजिटिव टाइम में आ रहा है।
नेगेटिव टाइम वाले को आप ऐसे डॉटेड ही बना सकते हो। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलता है वो ये वाला ग्राफ है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप ऐसा सोचें कि सर ने ये बताया था वो तो आंसर में है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं, तो वैसी गलती नहीं करना है ना। तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए कि प्रैक्टिकली हम नेगेटिव टाइम नहीं मान रहे होते हैं, जहां से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा होता है वहां से टाइम जीरो मानते हैं, इसलिए ये वाला नेचर आपको नहीं मिलेगा ग्राफ का, सिर्फ पॉजिटिव टाइम वाला मिलेगा, है ना। तो जितने भी ग्राफ हम बनाते हैं वो आप पूरा ग्राफ बना लो, बट नेगेटिव टाइम वाले को स्किप कर दो, सिर्फ पॉजिटिव टाइम वाला ग्राफ ले लिया करो, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, ग्राफ को मैं आपको ये जो ग्राफ अपने बनाया है इससे मैं आपको और एहसास कराने की कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकली ये चीजों को कितना आसान कर देता है। मतलब हम प्रैक्टिकल सिचुएशन का ग्राफ बना के देखते हैं और आप क्या नहीं निकाल पाओगे इसमें, आप सारी चीजें निकाल पाओगे ग्राफ को देखते हुए। देखो कैसे इसको समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक प्रैक्टिकल सिचुएशन इस टाइप का है कि आपसे बोला गया बच्चों कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी u से, तो ये आप जानते हो कि ऐसे जाएगा ऊपर और ऐसे पलटी मार के आ जाएगा, जहां पे ऊपर गया वहां रफ्तार जीरो हो जाती है, तो आपको पता है। तो अगर मैं किसी भी टाइम t पर आपसे ये पूछूं कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो आप इसका क्या लिखोगे आंसर। तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut, और यहाँ पे g की वैल्यू बच्चों नेगेटिव होगी, क्योंकि आपको मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में बताया जहां से आपने बॉल फेंका उसकी ऊपर की डायरेक्शन प्लस माना, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव मानी, तो जो आपका g है वो तो नीचे लगता है, तो g नेगेटिव के साथ लिया जाएगा। तो माइनस हाफ a की जगह माइनस g, इसलिए मैंने बीच में g लगा दिया, और ये टी स्क्वायर। अब आपको बोला गया कि भाई बताइए कि s वर्सेस ड्रॉ t ग्राफ इस प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए कैसा होगा। ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो अब इसको ड्रॉ करने के लिए वही पहली ये बात है कि नेचर कैसा है वो हम देखें। तो नेचर के लिए आप यहाँ पे छोटा सा बना लो, फाइनल ग्राफ हम बाद में बना लेंगे। तो अगर ये s होता, ये t होता, तो पहले u लीनियर फंक्शन को छुपा लो, ऐसा समझो वो है ही नहीं। तो आप अगर देखेंगे कि वो नहीं है, तो s की मैक्सिमम पावर 1 है, t की मैक्सिमम पावर 2 है। इसका मतलब ग्राफ सिमेट्रिक बनना है और y एक्सिस के अलोंग बनना है, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग s है। तो या तो स्माइलिंग फेस, तो देखिए बच्चों नेचर आपको पता करना है कि स्माइलिंग फेस है कि क्राइंग फेस है। तो आप देखो लीनियर फंक्शन को छुपा लो, छुपा लिया तो ये माइनस gt लग रहा है, लेकिन अगर इसको प्लस करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब s जो है वो नेगेटिव है। अगर s नेगेटिव है तो आपको पता है अगर ये पॉजिटिव होता तो स्माइलिंग फेस, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो वो कैसा बनेगा बच्चों, क्राइंग फेस। तो आपको ये पता चल गया कि इसका नेचर जो होने वाला है पैराबोला का वो क्राइंग फेस होने वाला है ये। बट ये हमारा फाइनल ग्राफ नहीं है, नेचर हमें पता चल गया है। अब इसमें लीनियर फंक्शन जो है वो काम कर रहा है। तो लीनियर फंक्शन जब आ जाता है तो आपको पता है ये जो नेचर है ये एक्स एक्सिस को, यहाँ पे टाइम एक्सिस को वो दो जगह कट करेगा। तो दो जगह कहाँ कट करेगा, उसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट पहले जीरो करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट आप जीरो करो, इसका मतलब ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, इसको आप जीरो पुट करो। तो आप देखो यहाँ पर देखो बच्चों क्या कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ से t कॉमन ले लोगे तो ये u माइनस हाफ g t बचेगा इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा की वैल्यू जीरो आ जाएगी एक, और टाइम की दूसरी वैल्यू जो बीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको जीरो कर पुट करोगे तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2u/g आएगा। देखो बच्चों 2u/g, आप समझ पा रहे हैं, 2u/g है ना। तो अब आप ग्राफ बनाएंगे इसका जो फाइनल ग्राफ है फाइनली, तो वो ग्राफ कैसा दिखाई देगा आप देखें फाइनली। तो ये आपका कौन सा एक्सिस है बच्चों, y एक्सिस में आपका s एक्सिस है, और ये आपका बच्चों टाइम एक्सिस है x एक्सिस में। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये दो जगहों पे कट करता हुआ जा रहा है। नेचर तो मुझे पता है क्राइंग फेस है, बट वो दो जगहों को कट करता हुआ जा रहा है। तो वो दो जगह कौन कौन सी कट कर रहा है, एक t इक्वल्स टू जीरो अल्फा वाली जगह पर, और एक कर रहा है वो t इक्वल्स टू बच्चों 2u/g पर। देखो 2u/g आया है, इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो 2u/g आएगा। कैलकुलेशन कर लेना भाई, है ना, कि इसको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे अगर आप करो तो क्राइंग फेस बनाओ और इन दोनों पॉइंट से पास कराओ। तो क्राइंग फेस बना रहे हैं बच्चों हम, तो ये हमने बनाया, और ये मैंने डॉटेड लाइन नीचे क्यों बनाया है, मैंने ऊपर ही क्यों बनाया है पूरा, ये सिमेट्रिक है बच्चों, है ना, ये सिमेट्रिक है बीचों बीच में, थोड़ा सा ऐसे बन गया है, लेकिन ये आप समझना कि ये बीचों बीच में सिमेट्रिक है, मिडिल पॉइंट से सिमेट्रिक होता है। तो देखो आपका यहाँ पे मैंने नीचे डॉटेड लाइन क्यों बनाया, क्योंकि ग्राउंड जो है वो आपका जीरो डिस्प्लेसमेंट है, जीरो। तो ग्राउंड के नीचे तो पार्टिकल था नहीं और ग्राउंड के नीचे जा नहीं रहा है,
तो ये जो लाइन है जीरो डिस्प्लेसमेंट से नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो ग्राउंड के नीचे आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली तो ग्राउंड के नीचे है नहीं, इसलिए मैंने नीचे वाले ग्राफ को डॉटेड बना दिया। एक्चुअल में जब आपको ऑप्शन आएगा तो आपको ये ग्राफ मिलेगा इस तरीके से। तो देखो ये ग्राफ मिला डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। अब देखो आप क्या नहीं निकाल सकते, आप ध्यान से देखो तो यही तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट है। जब वो ग्राउंड से चला था और वापस ग्राउंड पे गिर गया तो 2u/g, आपको याद होगा, आपने प्रैक्टिकली वहां पे हमने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g इस केस के लिए। देखो ये आ रहा है, अपने आप आ रहा है, हमने कुछ नहीं निकाला, वो अपने आप बता रहा है ग्राफ के थ्रू कि टाइम ऑफ फ्लाइट ग्राउंड से चलने पे वापस ग्राउंड तक आने में उसको कितना टाइम लगा, 2u/g। और आप ध्यान से देखो तो ये मैक्सिमम हाइट, तो आप पता है ये पैराबोला सिमेट्रिक होता है, तो अगर ये 2u/g पर है तो इसका जो ये वाला पॉइंट है जिस पर ये h max मिल रहा है, जो मैक्सिमम हाइट उसने कवर की है, वहां पर इसका आधा u/g। तो याद करो टाइम ऑफ एसेंट भी u/g होता है और टाइम ऑफ डिसेंट भी u/g होता है, ये अपने आप ग्राफ बता रहा है। वहां तो हमने कैलकुलेशन किया था, यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, ये तो ग्राफ दे रहा है हमें पूरी जानकारी। और बिल्कुल जो हमने पहले पढ़ा है वही जानकारी हमें ग्राफ के फॉर्म में मिल रही है। और अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैक्सिमम हाइट निकालना है तो इसका मतलब टाइम की वैल्यू आप इस वाले फंक्शन में u/g रख दो तो आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी, h max की वैल्यू। तो अगर हमें h max की वैल्यू निकालनी है तो टाइम की जगह u/g डाल के देखो आप, तो देखो वो इक्वेशन मिलेगा जो आपने पहले सीखा, u/g डालो t की जगह, तो u t की जगह बच्चों u/g माइनस हाफ g और t स्क्वायर, तो u²/g²। तो ये g और ये g कैंसल, तो ये हो जाएगा u²/g² माइनस हाफ u²/g। तो u²/g में से हाफ करो तो ये हो जाएगा u²/2g। देखो यही आपने वहां निकाला था मैक्सिमम, और ये अब हम वही चीज ग्राफ से निकाल रहे हैं। तो देखो ग्राफ से चीजें कितनी आसान हो जाती हैं, तुरंत आपको जल्दी से चीजों को समझना है तो ग्राफ का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए आपको ग्राफ पढ़ाया जाता है ना। तो ग्राफ चीजों को आसान करता है, चीजों को और अच्छे से आपको समझने में हेल्प करता है। और ग्राफ देखकर आप बता सकते हो कैसा नेचर है, क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, किस टाइम पर है, सारी चीजें पूछ ली जाए, कुछ भी पूछ ली जाए, ग्राफ को देखकर आप सब बता सकते हैं ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो देखो बच्चों हमने स्ट्रेट लाइन और पैराबोला की तो बात कर ली। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं तीसरे की बात करूं, तो इस टाइप से अगर आपको फंक्शन दिया है कि y and x both have maximum power 2, अगर दोनों की मैक्सिमम पावर 2 है बच्चों, तो यहां पे याद रखेंगे कि वो जो ग्राफ बनेगा या तो वो सर्कल होगा एंड या तो फिर वो इलिप्स होगा। तो याद रखेंगे जब दोनों की मैक्सिमम पावर 1 थी तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, जब एक की पावर 1 एक की मैक्सिमम पावर 2 थी तो वो पैराबोला बन रहा था। अगर दोनों की मैक्सिमम पावर क्या हो जाए बच्चों, आपका कैसी हो जाए 2 है ना, 2 हो जाए, तो फिर वो या तो सर्कल बनेगा या एलिप्स बनेगा। तो उसकी जो इक्वेशन होगी है ना, जैसे फर्स्ट केस अगर मैं सर्कल की बात करूं तो उसमें आपको ये इक्वेशन ऐसी दिखाई देगी, y² + x² इज इक्वल्स टू r²। देखो इसमें मैक्सिमम पावर y की भी 2 है और x की भी 2 है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट है उसको भी आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, अगर नहीं है तो रूट का स्क्वायर कर लेना, तो स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर आपको इस तरीके से इक्वेशन दिखाई दे तो ये जो है ये सर्कल की इक्वेशन है। अच्छा ये जो सर्कल है ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है ना बच्चों, याद रखेंगे इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है 0,0, और इसकी रेडियस जो है बच्चों वो r है। तो हम इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर ओरिजिन को सेंटर मानते हुए ये y और ये x, और r जो है उसका रेडियस लेते हुए आप इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करो। तो ये आपका बन जाएगा भाई, है ना। अब इसी में दूसरी इक्वेशन ये हो सकती है सर्कल वाले में, अगर हम देखें कि क्या हो कि इस टाइप की इक्वेशन आ जाए, y माइनस k का स्क्वायर प्लस x माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। अगर ऐसी इक्वेशन आ गई तो भी आपका सर्कल ही ड्रॉ होगा, ग्राफ सर्कल ही बनेगा, बस ओरिजिन सेंटर शिफ्ट हो जाएगा। अब जो आपका सेंटर है सर्कल का वो ओरिजिन पे ना मिलके ये जो माइनस में आपका लिखा है ना, जो भी नंबर आएगा यहाँ पर, तो ये h, k पर होगा, मतलब जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो h, k होगा। जो x एक्सिस के साथ आया है, अगर यहाँ प्लस होता तो ये माइनस h होता, याद रखना यहाँ बीच में जब माइनस है
तो यहाँ पे बच्चों क्या है, प्लस है, और यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ के है, तो अगर ये प्लस होता तो माइनस के होता है ना। तो ये सेंटर होता है, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। एक्चुअली में ये जो इक्वेशन यहीं से बनता है, अगर एच और के जीरो हो जाए, सेंटर ओरिजिन से बात हो रहा है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये जनरलाइज इक्वेशन है। तो आप ध्यान से देखो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आपका जो सेंटर है बच्चों सर्कल का, वो कहाँ पे आ जाएगा भाई, ये y और ये x, उसका सेंटर h k पे आ जाएगा, और उसके बाद r रेडियस का क्या बनेगा बच्चों, सर्कल बनेगा। तो इस टाइप, अब ये कहीं भी हो सकता है, दोनों माइनस है तो इधर हो जाएगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव है तो नीचे आ जाएगा, है ना, मतलब दोनों माइनस होंगे तो थर्ड में होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। वो h और k की वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब दोनों की मैक्सिमम पावर 2 हो तो सर्कल बनता है या इलिप्स बनता है। तो सर्कल की क्या इक्वेशन है वो मैंने आपको बता दी। इसमें x और y दोनों की मैक्सिमम पावर कितनी थी बच्चों, 2 थी। तो इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन आ रही है तो फिर वो सर्कल बनेगा। लेकिन अगर मैक्सिमम पावर 2 रहते हुए इन दोनों ही फॉर्मेट में इक्वेशन नहीं बन रही है, किसी और फॉर्म में इक्वेशन बन रही है, तो फिर हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे भाई। मान लो इस टाइप की फॉर्म में इक्वेशन आ रही है, x की मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ रहा है, प्लस वाई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर आ रहा है, और इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो अगर इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन है, तो फिर ये जो इक्वेशन है ये इलिप्स की कहलाती है बच्चों ना। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इलिप्स कैसा बनता है बच्चों, तो इस टाइप का बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो ए होता है बच्चों, ये याद रखेंगे, ये जो है ये सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सिस होती है उसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। और जो आपका ये बी है बच्चों, ये होता है सेमी माइनर एक्सिस, जनरली ऐसे बोला जाता है, माइनर एक्सिस। तो ये इसका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में ऐसे बनता है, दोनों का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये एक्स, तो ये ग्राफ बच्चों ऐसा बनेगा, ये इलिप्स है। तो एक्स एक्सिस में ये जो है ये 2a है टोटल लेंथ, बट इसका आधी लेंथ अगर हम देखें तो ये आपका सेमी मेजर एक्सिस है, और वाई एक्सिस में हाफ लेंथ देखें तो ये इसका सेमी माइनर एक्सिस है। अच्छा, ये ऐसा टाइप का इलिप्स तब बनता है जब आपका a इज ग्रेटर देन b हो। यहाँ पे वैल्यू देख के पता चलेगा a बड़ा है कि छोटा है। लेकिन अगर इसी में मान लीजिए कि आपका जो बच्चों b जो है वो बड़ा हो जाए a से, तो फिर यही जो ग्राफ है इलिप्स का वो ऐसे बनेगा, ऐसे ग्रेविटेशन में बनेंगे। जब अपन केपलर्स लॉ पढ़ेंगे वहां पे मोशन वगैरह आता है ना, y और ये x, ठीक है। और इलिप्स का ही स्पेशल केस है सर्कल। जब a और b बराबर हो जाते हैं, तो देखो a और b r के बराबर हो जाएंगे तो r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो वो सर्कल हो जाएगा। तो एक्चुअली में सर्कल क्या है, जब आपका इलिप्स में a और b बराबर हो जाते हैं तो वो चीज क्या बन जाती है बच्चों, वो इलिप्स कैसा शेप का हो जाता है उसी को हम सर्कल बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जब y और x का दोनों का पावर 2 होगा तो सर्कल की इक्वेशंस क्या होंगी, इलिप्स की इक्वेशन क्या होंगी, हमें ग्राफ कैसे बनाना है, और इलिप्स का ही स्पेशल केस सर्कल होता है। तो देखिए बच्चों, कुछ और बेसिक ग्राफ है उनकी भी जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ, अगर आपको मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है वो याद रखेंगे। तो y इज इक्वल्स टू, अगर आपको साइन x दिया है बच्चों, तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे वो याद रखेंगे। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा साइन x का, है ना, ये आपको पता है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। और ये आप जानते हो ये π/2 है, ये पाई है, फिर ये 3π/2 है, ये 2π है। ये एक साइकिल हो जाता है और फिर इस तरीके से ये आगे चलता रहता है। तो ये आपका किसका ग्राफ हो गया बच्चों, साइन का ग्राफ हो गया। वैसे ही अगर आप ध्यान से देखें तो अगर कॉस के लिए बात करें तो जो आपका सिक्स्थ ग्राफ है वो y इज इक्वल्स टू, सिक्स्थ ग्राफ जो है वो y इज इक्वल्स टू कॉस x का है। तो अगर आप इसमें ग्राफ बनाएंगे तो 0 पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, और 270 पे 180 पे -1 होती है ना, ये आपको पता है। तो इसका ग्राफ ये 1 से चालू होगा और -1, लेकिन नेचर वैसे ही होता है जैसे साइन ग्राफ का। इनको हम साइनोसोडियल कर्व बोलते हैं, ऐसा। बस ये है कि ये जो है ये यहाँ पर π/2 पे 0 होगा, फिर ये पाई पर -1 होगा, ये आपका 3π/2 पे 0 होगा, और 2π पे फिर से 1 हो जाएगा, और इस तरीके से फिर रिपीट करेगा। तो ये जो नेचर है कॉस और इसका, इसको साइनोसोडियल बोलते हैं, साइनोसोइडल कर्व, है ना। तो कभी किताब में लिखा रहता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं उसको।
तो इस नेचर आपको ये समझ में आएगा। कॉस है तो 1 से स्टार्ट करेगा, नेचर ऐसे ही रहना है, और अगर साइन है तो 0 से स्टार्ट करेगा, नेचर ऐसे रहना है। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ग्राफ है भाई, तो वो आपका 7th बेसिक ग्राफ जो है वो आप ऐसे बना सकते हो बच्चों कि y इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल कर्व भी आपको आता है, तो y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। तो अगर इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ इस टाइप का होगा, देखिए ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो तो ये e की पावर 0 1 देगा, है ना बच्चों, तो यहाँ पे ये 1 मिलेगा। और अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखो तो ये 1 बाई ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो y 0 हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी पर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे y 0 है, और जबकि यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी रखो तो y भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो प्लस इन्फिनिटी y है। तो ये ऐसा कर्व लेते हुए 1 को कट करते हुए ऐसे जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल कर्व कहलाता है इस तरीके से। तो ये y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ है। वहीं पे अगर आपको ये वाला ग्राफ बनाने को बोला जाए कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो इसका ग्राफ ये y और ये x, भाई x की 0 वैल्यू पे तो ये 1 ही आएगा, बस x की प्लस इन्फिनिटी पर y 0 हो जाएगा क्योंकि 1 बाई ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी पर y प्लस इन्फिनिटी। तो ये ऐसे कर्व ऐसे। तो अगर ये वाला फंक्शन आता है तो आप ये ग्राफ बना लो, ये आता है तो ये ग्राफ बना लो। तो ये सब बेसिक ग्राफ्स हैं। तो अब हम जब ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे तो ये सारे ग्राफ्स हमारे काम आने वाले हैं। और लॉग के ग्राफ बच्चों मैं बेसिक मैथ्स में आपको पढ़ा चुका हूँ, हालांकि लॉग के ग्राफ का जरूरत नहीं पड़ता फिजिक्स में, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन बाई चांस कभी पूछ ले तो मैंने आपको जब लॉगरिथम पढ़ाया था बेसिक मैथ्स में तो वहां पे उनके ग्राफ ड्रॉ करा दिए थे, तो वहां से आप चेक कर लेंगे, है ना। बाकी बेसिक ग्राफ ये है। और जो बेसिकली मेनली जो 90% ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला से आएंगे, तो मैंने इसलिए उसमें डिटेल में बात की, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। और ये कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ऐसे कुछ फंक्शन आते हैं, तो आपको बस नेचर याद रखना है और कैसे बनाते हैं यह याद रखना है, तो आप बिल्कुल आसानी से बना लोगे, है ना। तो आई होप आपको ये बेसिक्स ग्राफ क्लियर होंगे बच्चों, और अब ये बनाने अब आपको आते हैं, है ना। अब हम ग्राफ कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे, फिर ग्राफ का कन्वर्जन एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे किया जाता है वो मोशन के लिए हम पढ़ेंगे, है ना, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये अच्छे से आप देख लो और इनको भूलना नहीं है, इनको अच्छे से बच्चों रिवाइज करके रखना है ना। तो इसको एक बार घर पर बिना देखे प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको ये याद रहे, कम से कम नेचर तो आना चाहिए आपको।